क्या है, आपकी लिखित भाषा है। ओके, तो हम भाषा को जो प्रयुक्त करते हैं वो आपकी जो अधिकतर इस्तेमाल करते हैं वो किस रूप में इस्तेमाल करते हैं, इन दो रूप में। लेकिन आपका संकेत भी एक जो है वो भाषा का ही रूप होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, मेन प्रोबेबली आपके दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। लेकिन कई बार कई चीज ऐसी होती है हम लिखना नहीं जानते या फिर हम बोलना नहीं जानते, या फिर इन दोनों चीज होने के बावजूद भी हम कभी कभी इशारों में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहीं हमने कोई शरारत कर दी और मम्मी से बचने के लिए मम्मी भाई से पूछ रही हो और भाई के पीछे, मम्मी के पीछे खड़े होकर आप भाई को क्या कर रहे हो, इशारा की नहीं भाई मत बताइयो। तो वहां पर आपने कुछ बोला भी नहीं लेकिन इशारे से भाई को समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो कई बार वो भी होता है। ओके, लेकिन मेन प्रोबेबली ये दो ही होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं जो आपका भाषा होता है उसको आप अर्जित कैसे करते हो, यानी कि भाषा अर्जन एवं अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, भाषा जो है आपकी एक अर्जित संपत्ति है, ना कि आपकी प्रतीक संपत्ति। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि भाषा जो है वो हम अर्जित करते हैं, मतलब हम उस चीज को ग्रैब करते हैं, सीखते हैं, ना कि हमें वो पापा के या फिर अपने पुश्तों से हमें क्या मिलती है, वो एक तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे मिलती है उस प्रकार से हमें नहीं मिलती। ओके, ध्यान रखिएगा, भाषा को हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। इस पर किसी के भी पिता का हक या दादा का हक नहीं होता, ये सबों की होती है, सर्वव्यापी होती है। ओके, आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरे पिता की संपत्ति है, ये मेरी खुद की है, कोई नहीं ले सकता इसको। इसलिए कहा जाता है भाषा क्या है, एक अर्जित संपत्ति है। और ध्यान रखिएगा, बच्चा तीन प्रकार से भाषा अर्जित करता है। अभी भाषा अर्जित संपत्ति तो है, हम इसे सीखते तो हैं, हमें सब ये जो भाषा होता है इस पर सबका समान स्वरूप, सबका अधिकार होता है। इसको हम जो अर्जित करते हैं वो मेन प्रोबेबली तीन प्रकार से करते हैं। कौन कौन सा, अनुकरण से, अभ्यास से और पुनरावृत्ति से। अब ये तीनों को तीनों समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपका। अनुकरण से पहले बात कर लेते हैं, जब हम भाषा अर्जित करते हैं तो अनुकरण से कर सकते हैं। अब अनुकरण क्या होता है, जैसे कि छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं तो हम जब सिखाते हैं तो हमको क्या कहा जाता है, ए फॉर एप्पल, तो हम उसके पीछे पीछे रिपीट करते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। तो हम क्या कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। तो हम किसी चीज की जब कॉपी करते हैं, जैसे कि भाषा जब अर्जित करते हैं तो हम उसको कॉपी करते हैं ना शुरू शुरू में, तो वो हो गया अनुकरण। दूसरा हो गया आपका अभ्यास। अब जब अनुकरण करते हो आप, तो अनुकरण करने में आप कभी गलतियां भी करते हो और कभी कुछ आपकी त्रुटियां भी हो जाती हैं, तो उस त्रुटि को दोबारा ना आए उसको हम किस चीज से दूर करते हैं, अभ्यास के द्वारा दूर करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ बोलने में गलती करी तो वो गलती अगली बार ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और लास्ट में आ जाता है आपका पुनरावृत्ति, मतलब किसी चीज को बार बार दोहराना। ओके, तो ये तीन चीज होती है, ये तीन तरीके से बच्चा जो होता है भाषा को अर्जित करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं भाषा अधिगम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जहां से डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है उनके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि पहला बिंदु, भाषा एक नियमबद्ध अव्यवस्था है। ध्यान रखिएगा, LSRW आपने सुना होगा, पहले हम लिसनिंग यानी कि सुनते हैं, फिर LIS यानी कि फिर स्पीकिंग, बोलना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही बोलने थोड़ी लग जाता है, वो पहले सभी लोगों की भाषा सुनता है, मतलब लिसनिंग करता है, फिर बोलना शुरू करता है, मतलब स्पीकिंग शुरू करता है, फिर रीडिंग मतलब पढ़ना शुरू करता है, और फिर बाद में राइटिंग लिखना शुरू करता है। तो ये एक नियम है जो कि इसी क्रम के अनुसार चलता है। अगर हम इसको ऊपर नीचे कर देते हैं तो सीखने सिखाने की प्रकृति में क्या हो जाता है, हमारा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। इसलिए कहा जाता है भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भाषा निरंतर परिवर्तनशील होती है। बिल्कुल सही बात है कि भाषा जो होती है कि निरंतर परिवर्तनशील होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कुछ आज बोल रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको मम्मी ने बुलाया, मम्मी ने बोला बेटा आजा खाना खाने के लिए, तो आपने वहां पर क्या बोला, हाँ मम्मी आ रही हूँ। लड़का है फिर भी क्या बोल रहा है, हाँ मम्मी आ रही हूं। तो यहाँ पर आपने थोड़ी सी गलती कर दी। आप क्या पता कुछ समय के बाद आपकी मम्मी आपको समझाए, नहीं बेटा आ रही नहीं हूं, आ रहा हूं बोलते हैं। लड़की हो मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग का इस्तेमाल आपको करना सिखाया जा रहा है। तो आप वहां पर क्या करोगे, अगली बार बोलने से पहले आप बोलोगे हाँ मम्मी आ रहा हूं। तो वहां पर आपने क्या कर लिया, भाषा में परिवर्तन कर लिया। इसलिए कहा जाता है कि भाषा क्या है, हमेशा निरंतर परिवर्तनशील होता है। अब ये नहीं है कि कोई गलती कर रहा है तो हमेशा ही गलती करेगा, या कोई उसकी एक फिक्स चीज है, ऐसा नहीं बोल सकते हो आप। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को।
नेक्स्ट पॉइंट है भाषा का प्रभाव जटिल से सरलता की ओर होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। शुरू शुरू में जो भाषा होती है हमें सीखने सिखाने में क्या होती है, मुश्किल होती है। सीखने में हमें क्या आता है, मुश्किलें आती हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उसका उपयोग जैसे करने लग जाते हैं बिल्कुल सरलता के रूप से, जैसे हम उसके बीच में पता नहीं कितने अभ्यस्त हो गए हो। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बचपन में छोटे थे तो हम पानी को क्या बोलते थे, मम बोल लेते थे। कई बार नाम भी चेंज करने में, जैसे कि मेरा भतीजा जो है वो मुझे दीपक की जगह भूपक बोलता है। क्यों? क्योंकि अभी क्या है, वो भाषा बोलने में वो जटिल है, वो सारी चीजों को बोलने के लिए थोड़ा उसको कठिनाई आ रही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे वो सारी चीजों को आसानी से ग्रैब करेगा, आसानी से बोलना शुरू कर देगा। इसलिए जटिल से सरलता की ओर होती है भाषा। ओके, नेक्स्ट है भाषा सर्वव्यापक है, मतलब सभी जगह है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी भाषा की क्लास चल रही है, वो तो चाहे हिंदी की हो, चाहे इंग्लिश की हो, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, कोई भी हो, वो तो भाषा की क्लास है ही। लेकिन मैथ की क्लास चल रही है तो वो भी एक भाषा की क्लास है। कैसे? मैथ की क्लास चलते समय आपके सारे चीज न्यूमेरिकल बताई जा रही है, लेकिन बात तो आपको हिंदी या इंग्लिश में ही वार्तालाप होगा। ये एसएसटी है, इंग्लिश है, कोई सी भी क्लास है, वो भाषा की क्लास जरूर होती है। चाहे आप घर के अंदर हो, बाहर हो, कॉलेज हो, कहीं ना कहीं कहीं पर भी हो, हर जगह आपको भाषा देखने को मिलेगी। ओके, इसलिए कहा जाता है भाषा क्या है, सर्वव्यापक है, सभी जगह होती है भाषा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त परिवार में बच्चा का भाषा विकास अच्छा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त परिवार में बोला गया, ध्यान रखिएगा। परिवार कितने प्रकार के मैंने आपको बताए थे ईवीएस में, 2 प्रकार के, एकल और संयुक्त। संयुक्त परिवार आपका वो होता है जैसे कि दादा दादी, चाचा चाची, भैया भाभी, सारे जहां मिलजुल कर रहते हैं, जो बड़ा परिवार होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, हमेशा जो संयुक्त परिवार होता है, मतलब बड़ा परिवार होता है, उसमें बच्चे की जो भाषा होगी, उसका जो विकास होगा वो अच्छा होगा एक एकल परिवार से। क्यों? क्योंकि जो बच्चा होगा उसको वार्तालाप करने के लिए, बातचीत करने के लिए हर वक्त कोई ना कोई उसके साथ देखने को आपका मौजूद रहेगा। चाहे दादा दादी हो, या फिर आपका भैया भाभी हो, ताऊ ताई हो, चाचा चाची हो, कोई ना कोई आपके परिवार में देखने को मिलता ही है। एकल परिवार में ऐसा नहीं होता, जहां पर पापा काम करने के लिए चले जाते हैं, अगर मदर काम करने वाली है तो ठीक है, वो भी चली जाएंगी, हाउसवाइफ है तो बच्चे को बात करने के लिए एक जना मिलता है। लेकिन संयुक्त परिवार में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है बच्चों को बात करने की। मतलब उसी प्रकार से आपका भाषा का वो वातावरण मिलता है। अगर भाषा का वातावरण मिलेगा तो बच्चा उस चीज को अच्छे से सीखेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है भाषा को सीखने के लिए संबंध भाषा की वातावरण होना आवश्यक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, संयुक्त परिवार में जो होता है वो बच्चे का भाषा विकास अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उस प्रकार का भाषा विकास के लिए बच्चे को वहां क्या मिल रहा था, वातावरण। चाहे वो दादा दादी हो या फिर चाचा चाची हो, भैया भाभी हो, कोई ना कोई बात करने के लिए मिल रहा था। मतलब बात करने के लिए मिल रहा था तो वातावरण ही है ना उसका। इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी चीज को सीखना है तो उस प्रकार का वातावरण जरूर मिलना चाहिए बच्चे को। यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि भाषा को सीखने के लिए संबंध भाषा या भाषा की वातावरण होना आवश्यक है, तभी बच्चा उस चीज को सीख पाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बोल रखा है भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व उच्चारण की स्पष्टता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा का जब भी आप अध्ययन कर रहे हो किसी भी चीज का, उसमें आपकी जो स्पष्टता होती है जितनी ज्यादा होगी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन किस चीज की? उच्चारण की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ रहा हूं, अगर मैं इसको उल्टा सीधा पढ़ने लग जाऊं, जैसे कि अध्ययन तत्व मुख्य उच्चारण स्पष्टता नहीं होगी या होगा, मतलब सारी चीज आगे पीछे कर रहा हूं, उच्चारण में सही तरीके से नहीं कर रहा हूं, तो वहां पर आपको चीजें समझ में आएंगी नहीं। अब मैं इसी बात को ये बोलूं कि भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व उच्चारण की स्पष्टता है। बिल्कुल सही और सीधा एकदम बात बोली, समझना। आपको पता चल रहा होगा कि सारी चीजें एकदम स्पष्ट रूप से और जो आपका उच्चारण किया जा रहा है वो सही तरीके से किया जा रहा है, तो सीखने समझने में हमें क्या होती है? आसानी होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है भाषा की कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि भाषा के प्रश्न या फिर प्रश्न की भूमि जो होती है पर किसी को भी पीछे ना छोड़ा जाए। मतलब आपकी क्लास में फॉर एग्जांपल 30 बच्चे बैठे हुए हैं, तो 30 बच्चे में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जल्दी सीख लेंगे और कुछ बच्चे जो होंगे वो देर से सीखेंगे। तो आप आपकी भाषा की क्लास हो, इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि बच्चा जो जल्दी सीख रहा है उसका तो हमें ध्यान रखना ही है, और जो देर से सीख रहा है उसको भी हमें ध्यान में रखना है ताकि वो भी सीख सके। ये नहीं कि जो सीख रहा है उसको हम सिखाते हुए चले और जो नहीं सीख रहा उसको हम पीछे छोड़ दें। ओके, तो ध्यान रखिएगा भाषा की कक्षा में आपने ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना होगा कि किसी भी बच्चे को प्रश्न भूमि से पीछे ना छोड़ा जाए, सबको एक साथ लेकर आगे चलना है हमें। ओके, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में।
नेक्स्ट पॉइंट है भाषा के विविध प्रयोग से ही भाषा की विविध कुशलता आती है। जैसे कि आप ध्यान रखिएगा, बच्चे को जितनी ज्यादा भाषा का प्रयोग करने का मौका दिया जाएगा, जितने विविध प्रकार को सीखने का मौका दिया जाएगा, बच्चे के अंदर उतनी ही कुशलता उत्पन्न होगी। जैसे कि आपने देखा होगा, प्रैक्टिस मैन विल परफेक्ट, मतलब जितने ज्यादा अभ्यास करता है बच्चा उतना अच्छा वो क्या होता है, परफेक्शन आती है उसके अंदर। इसलिए जितनी ज्यादा वो विविध प्रयोग करेगा भाषा के साथ, उसको उतना ही कितनी क्या आएगी, कुशलता आएगी उसके अंदर भाषा को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है वह सीखने सिखाने की प्रक्रिया का क्या होता है, एक स्वाभाविक हिस्सा होता है जो समय के साथ साथ दूर होने लगती है। ध्यान रखिएगा अब यहाँ पर कि कोई बच्चा अगर सीखने सिखाने की प्रक्रिया में गलतियां कर रहा है, त्रुटियां कर रहा है, तो ये नहीं है कि आप उसको हमेशा डांट फटकार दो या छोड़ दो पीछे। ध्यान रखिएगा, अगर कोई चीज सीख रहे हो उसमें कोई गलती कर रहे हो तो वो क्या होता है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। ऑप्शन में डायरेक्टली दिख जाएगा, अगर कोई बच्चा सीखने की प्रक्रिया में गलती कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, उसे डांटना चाहिए। ये सीखने सिखाने का स्वाभाविक हिस्सा है, बिल्कुल सेम ऐसे ही मिलेगा आपको। तो ध्यान रखिएगा, सीखने सिखाने का वो स्वाभाविक हिस्सा है। आप जब नई नई चीज को सीखते हो तब गलती करना उसमें क्या है, अनिवार्य है, क्योंकि नई चीज हमें पता नहीं है कैसे होगा। अब ये थोड़ी है कि कोई नई चीज सीख रहे हो हम उसमें परफेक्ट और बिल्कुल सही कर देंगे। वो आपका गलती जो है वो एक स्वाभाविक हिस्सा है। मनुष्य जो होता है वो गलतियों से ही सीखता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इसका, इस पॉइंट को बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बच्चे विद्यालय शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताएं और नियम की आत्मसात का पूर्ण भाषा क्षमता रखते हैं। मतलब जो बच्चे होते हैं वो विद्यालय में आने से पहले ही अपनी भाषा का पूरा जटिलता और उसका जो नियम होता है वो पूरा का पूरा जानते हैं, उसको लेकर अपने स्कूल में जाते हैं, अपने विद्यालय में जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते जो बच्चा होता है वो विद्यालय में जाकर भाषा की सीखने की शुरुआत करता है। ओके, भाषा विद्यालय जब जाता है बच्चा, वो अपनी भाषा की जटिलताओं के साथ जाता है। फॉर एग्जाम्पल 5 वर्ष का जब बच्चा जाता है तो उसको बोलना सब कुछ तो आता ही है, तो भाषा की जटिलताओं के, अपने नियमों को आत्मसात लेकर जा रहा ना विद्यालय में। आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि इसको भाषा भी विद्यालय के अंदर सिखाई जाएगी। ओके, तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण बिंदु थे जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके कई बार। ओके, तो ये था आज का अपना पहला चैप्टर जो कि था भाषा। अब चलिए यहां से क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछते हैं, यानी कि जो मैंने आपको टॉपिक करवाया है, इन टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस अब तक पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल सके किस प्रकार के क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भाषा डैश है। तो भाषा क्या है, एक प्रत्यय संपत्ति, अर्जित संपत्ति। आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बोला था भाषा क्या है, हमारी एक अर्जित संपत्ति है, सबका समान अधिकार है, सब क्या करते हैं उसको सीखते हैं। किस प्रकार से अर्जित करते हैं, 3 प्रकार से, अनुकरण से या फिर अभ्यास से या पुनरावृत्ति से। तो ध्यान रखिए इस बात को, इन 3 तरीके से हम भाषा को अर्जित करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि सेकंड, बच्चे अपने साथ हजारों शब्द लेकर पाठशाला जाते हैं। यह शब्द डैश से आते हैं, कहां से आते हैं, आपके परिवारजनक सिखाते हैं या वहां से सीखते हैं हम, या फिर पाठशाला जाने की पूर्व तैयारी है, या संस्कार से सीखते हैं, या फिर आपके पास पड़ोस से सीखते हैं। आप संस्कार कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा परिवार है, वहां से सीखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो शुरू में मैंने आपको एक बार पहले भी ईवीएस में पढ़ाया है कि हमारा जो पहला विद्यालय होता है वो क्या होता है, हमारा परिवार होता है। हम सारी चीजें पहले कहां से सीखते हैं, अपने परिवार से। तो जो हजारों शब्द लेकर जा रहा है वो बच्चा, वो अपने परिवार यानी कि संस्कार से सीखता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर कई बच्चे सोच रहे हैं पास पड़ोस होगा, आस पड़ोस भी होता है, लेकिन पहले जो शब्द सीखता है वो बच्चा वो अपने परिवार से सीखता है, ना कि आस पड़ोस से। ओके, इसलिए हम बेटर ऑप्शन इसका यहाँ पर संस्कार यानी कि परिवार मानेंगे। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तब हम पास पड़ोस को सीखते हैं, वहां से मानते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। तो कौन सा उचित है, पहला, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता,
भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, अभी तो मैंने आपको बोला दो प्रकार की होती है, मौखिक या लिखित, या फिर भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु में बोला था कि भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है जो कि LSRW होता है, मतलब पहले हम सुनते हैं, फिर हम बोलना शुरू करते हैं, फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं और फिर हम लिखना शुरू करते हैं। तो एक नियम के साथ चलती है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि नियमबद्ध अवस्था है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है, यानी कि जब हम प्राथमिक 1 से 5वीं क्लास में होते हैं वहां पर जब हम भाषा सीखते हैं उससे क्या तात्पर्य होता है, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, मतलब बड़ी बड़ी उच्च स्तरीय जो साहित्य होते हैं उसे पढ़ने के लिए हम सीखते हैं, गलत। भाषा का प्रयोग सीखना, बिल्कुल ये आपका हो सकता है। तीसरा, भाषा वैज्ञानिक तथ्यों को स्पष्ट करना, यानी कि जो वैज्ञानिक रूप से दिए गए हैं उन चीजों को तथ्य करना, स्पष्ट करना, मतलब पहला और तीसरा सेम ही है तो हटाई दो इसको। और चौथा, भाषा का व्याकरण सीखना। देखो पहले जब छोटा बच्चा होता है उसको भाषा का व्याकरण नहीं सिखाया जाता, उसको जो टॉपिक में आपकी जो भाषा होती है उसी के अंदर से व्याकरण को निकाल कर समझाया जाता है, कोई अलग से व्याकरण उसकी नहीं सिखाई जाती। तो इसलिए हम इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही मानेंगे। भाषा का प्रयोग सिखाना ही मेन महत्व बिंदु होता है आपका प्राथमिक स्तर पर। छोटा जब बच्चा होता है वहां पर मेन प्रोबेबली यही होता है कि बच्चे की जो पकड़ है वो भाषा पर अच्छी हो सके, ना कि उसका व्याकरण सिखाना, ना ही उच्च स्तर की साहित्य पढ़ने का कोई मोटिव होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। ध्यान रखिएगा, जो घर की आपकी भाषा होती है और विद्यालय में जो पढ़ाई जाने वाली भाषा होती है वो कैसी होती है, सामान्य हो सकती है, सदैव अलग होती है, सदैव टकराहट से गुजरती है, या सदैव समान होती है। तो ध्यान रखिएगा, समान हो सकती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी तीनों आंसर देखो, सदैव अलग होती है, बिल्कुल ही अलग होती है, ये बिल्कुल कहना सही नहीं होगा। सदैव टकराहट से गुजरती है, ये भी सही नहीं है। सदैव समान होती है, ये भी सही नहीं है। समान हो भी सकती है और अलग भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पर बंगाल के स्टेट में रहते हो, आपकी घर की लैंग्वेज क्या है, बंगाली, तो स्कूल में भी आपको बंगाली करके प्रेफर करके पढ़ाई जाएगी। लेकिन जैसे आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली एक हिंदी प्रदेश राज्य है और आप फॉर एग्जांपल किसी और स्टेट से आए हो जैसे कि बिहार से, जहां पर भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन आपके विद्यालय में कैसे पढ़ाई जा रही है, हिंदी। तो आप ये बोल सकते हो कि समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ओके, इसलिए हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही मानेंगे, समान हो सकती है, कंफर्म नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो प्राथमिक स्तर पर जो हिंदी भाषा शिक्षण की जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है क्या है, पहला उच्च स्तरीय तकनीक यंत्र, या फिर व्याकरणीय नियमों का स्मरण। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक स्तर 1 to 5 की बात करी गई है। भाषा प्रयोग के अवसर या पाठ्य पुस्तक। तो अभी मैंने आपको बोला था भाषा सीखने के लिए अवसर देना चाहिए बच्चों को प्राथमिक स्तर पर, तो थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर दिया है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही मानेंगे हम, भाषा प्रयोग के अवसर पर हमें ज्यादा से ज्यादा बल दिया जाना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। बच्चों को सिखाना हमारा मेन प्रोबेबली पहला आपका उद्देश्य होना चाहिए था प्राथमिक स्तर पर। ओके, 1 to 5 की क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे विद्यालय आने से पहले, बच्चा जब विद्यालय में आता है उससे पहले क्या होता है, सभी भाषा आप पढ़ सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभव से लैस होते हैं, कोई भी भाषा बोल नहीं सकते। तो ध्यान रखिएगा, वो अपनी बोलचाल की जो भाषा होती है उससे ना वो क्या होते हैं, अनुभव से वो पूरा का पूरा लैस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हिंदी परिवार भाषा से हो तो आपको हिंदी पूरी की पूरी अच्छी तरीके से आती होगी, मतलब वो अच्छे से आप अपनी बात को बता सकते हो और दूसरे की बात को समझ सकते हो। ओके, तो बच्चे जो विद्यालय आते हैं उससे पहले में क्या होता है, अपनी आम जो बोलचाल होती है उनकी उससे पूरा का पूरा वो लेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास, अब विद्यालय आने से पहले बच्चों के पास क्या होता है, अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है, मतलब जो उसकी पूरे का पूरा आपका जो उसकी जो भाषा होती है उससे पढ़ती जो बाल साहित्य होती है वो उसके अंदर पूरी होती है। ओके, या फिर 5000 शब्द होते हैं या 5000 वाक्य होते हैं, या फिर अपनी भाषा के जटिल और समृद्ध संरचना होती है। तो देखते ही आपको ऑप्शन लगा लेना चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको बोला था बच्चे जब विद्यालय आते हैं उससे पहले अपनी भाषा की पूरी के पूरे नियमबद्ध और जटिलता से ग्रस्त होकर विद्यालय आते हैं। ओके, पूरा का पूरा उनके ऊपर पकड़ होती है अपनी भाषा के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसलिए हम इसका बिल्कुल सही आंसर मानेंगे। ओके,
तो ये था आज का अपना पहला टॉपिक और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मुझे नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखकर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, अब और साथ साथ में ये भी लिखिएगा कि ये वीडियो को कंटिन्यू करना, मतलब हिंदी पेडागोजी इसी प्रकार से पढ़ाऊं एनसीईआरटी के द्वारा, ताकि आपको समझ में आ सके कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं और किस प्रकार से थ्योरेटिकल पोर्शन होगा आपका। ओके, और साथ ही साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा यार, आपके लाइक से हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलती है। ओके, और साथ ही साथ में कई बच्चे का ये शिकायत है कि सर आपकी वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो डियर, मैंने आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब कई बार नहीं दे पाता है, तो मैंने नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का लिंक दे रखा है, उस लिंक पर जाकर क्लिक करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और कई बार वो लिंक काम नहीं करता है तो आप टेलीग्राम जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और वहां पर जाकर आप उस पर सर्च करो डीके गुप्ता, हमारे चैनल का लोगो दिख जाएगा आपको, वहां पर आप जाकर उसको ज्वाइन कर लो। वहां पर मैं आपको सारा का सारा शेयर कर देता हूं कि हम कब आ रहे हैं यूट्यूब पर लाइव, तब जाकर आप वहां पर अपनी लाइव क्लास ले सकते हो। ओके, तो वहां से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी पूरी की पूरी पहली क्लास हमारी हिंदी पेडागोजी की। कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ में अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार। यहाँ पर आपको कोई सा भी टीचिंग का एग्जाम हो, सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको कोर्स देखने को मिलते हैं। ओके, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।